खुशामदीद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सफ़र वाकई आपको हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की और देखेंगे कि कैसे वो इंतहाई गुर्बत के अंधेरों से निकलकर सिनेमा की अजीम तरीन तारीख का हिस्सा बन गए। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक फ़नकार ने, वो भी खामोशी के ज़रिए, पूरी दुनिया के कल्चर को हमेशा के लिए मुतासिर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। इन दो मुख्तलिफ हालात के फ़र्क को ज़रा तसव्वुर करें। एक तरफ 1895 के लंदन का एक ठंडा वर्क हाउस है जहां एक अकेला और भूखा 6 साल का बच्चा मौजूद है, और दूसरी तरफ सिर्फ 24 साल बाद 1919 का हॉलीवुड, जहां यही शख्स डगलस फेयरबैंक्स और मेरी पिकफोर्ड जैसे बड़े सितारों के साथ एक स्टूडियो मोगल के तौर पर बैठा है। ये कोई आम तरक्की नहीं थी, ये लिटरली ज़मीन से आसमान तक का एक बेमिसाल सफ़र था। पहला हिस्सा, एक आइकॉन की शुरुआत। यहां हम देखेंगे कि लंदन के सख्त वर्क हाउसेस में गुजरे बचपन ने आखिर कैसे एक महान फनकार को जन्म दिया। सर्दी, भूख और अकेलापन। 1895 के लंदन में हालात वाकई बहुत खराब थे। वालिद का साया सर पर नहीं था और वालदा हैना अपनी आवाज़ और सेहत दोनों खो चुकी थी। नतीजा क्या निकला? इस छोटे से बच्चे को गरीबों के इंतहाई सख्त और बेरहम वर्क हाउस में भेज दिया गया। अब आप खुद सोचिए, वहां एक बच्चे के पास बचने का क्या रास्ता होता है। वहीं उन्होंने महसूस किया कि फिजिकल कॉमेडी यतीम बच्चों को उनकी भूख और तकलीफ बुलाने में मदद देती है। कॉमेडी उनके लिए तफरीह नहीं, बल्कि इस दर्दनाक माहौल में जिंदा रहने का एक अहम हथियार बन चुकी थी। अब जरा इस फिगर पे गौर करें, $150। 1913 में मैक्स सेनेट ने इस नौजवान को कॉमेडी फिल्म्स बनाने के लिए हर हफ्ते $150 की पेशकश की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी में सड़कों पर भूखी रातें गुजारी हों, उसके लिए यह रकम किसी जादू से कम थोड़ी थी। उनके ख्वाब अचानक हकीकत बन रहे थे। और इस अगले लीप को देखें। ठीक 1 साल बाद 1915 में यह कॉन्ट्रैक्ट सीधा $1250 हफ्तावार में तब्दील हो गया। यह महज पैसा नहीं था, यह इस बात का वाज़ेह सबूत था कि पब्लिक उनके लिए कितनी पागल हो चुकी थी और उनकी तख्लीकी ताकत अपने अरूज पर थी। दूसरा हिस्सा, द ट्रैम्प की पैदाइश। आइए 1914 के कीस्टोन स्टूडियोज चलते हैं, जहां एक छोटी सी जल्दबाजी ने तारीख रकम कर दी। क्या आप यकीन करेंगे कि सिनेमा का सबसे आइकॉनिक किरदार सिर्फ 30 मिनट में तख्लीक किया गया था? द ट्रैम्प। छोटा सा जैकेट, बड़ी पैंट, बड़े जूते, छोटी टोपी और वो मशहूर छड़ी, ये सब कुछ सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं था। ये गुर्बत के ज़ाती तजुर्बात और इंसानी हौसले का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। ये किरदार गरीब जरूर था पर मगरूर था, छोटा था पर बहादुर था, उदास था मगर लोगों को बहुत हंसाता था। एक आम आदमी का किरदार जिसने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। तीसरा हिस्सा, स्लैपस्टिक से आर्ट तक। ये वो पॉइंट है जहां उन्होंने पूरे सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और सिर्फ हंसाने के बजाय गहरे जज्बात दिखाना शुरू किए। अगर हम इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो यह तख्लीकी सफ़र वाकई कमाल का है। 1914 की शुरुआती कीस्टोन फिल्म से लेकर 1919 में खुद का स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट बनाने तक। फिर 1920 आती है और द किड ने कॉमेडी में पहली बार गहरे जज्बात शामिल किए। 1925 में द गोल्ड रश ने ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया। और जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो 1931 में सिटी लाइट्स के जरिए उन्होंने दिखाया कि खामोशी में अभी भी कितनी ताकत है। आखिर में 1940 की द ग्रेट डिक्टेटर, जहां पहली बार उनकी कॉमेडी में सियासत दाखिल हुई। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। पहले थिएटर और इब्तदाई फिल्मों की बारी, नुमाइशी एक्टिंग का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट था। लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड आर्टिस्ट बनाया तो उन्हें एब्सोल्यूट क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई। अब उनके पास कहानियों, अदाकारों और मनाजिर का मुकम्मल कंट्रोल था। इस आज़ादी की वजह से वो द किड और द गोल्ड रश जैसे मास्टरपीसेस में खुशी, दर्द, मोहब्बत और नुकसान के जज्बात शामिल कर पाए। ये बिल्कुल वाज़ेह लम्हा था जहां आम स्लैपस्टिक कॉमेडी एक आला दर्जे के आर्ट में बदल गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक साइलेंट कॉमेडी आइकॉन एक तेजी से बदलती हुई खतरनाक दुनिया में क्या करता है? ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां जज्बाती आर्ट से आगे बढ़कर उन्होंने शदीद सियासी रिस्क्स लेने का फैसला किया। चौथा हिस्सा, सियासी तबसरे के तौर पर कॉमेडी। आइए 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर की पेचीदा प्रोडक्शन पर नजर डालते हैं, जब अमेरिका दूसरी आलमी जंग में शामिल भी नहीं हुआ था। ये सटायर यानी तंज की ऐसी बेमिसाल ताकत थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ हमारा वही मासूम ट्रम्प था जो अब एक आजिज जूइश बार्बर के रूप में था, और दूसरी तरफ बराह रास्त एडोल्फ हिटलर की नकल करता हुआ एक इंतहाई जालिम डिक्टेटर। इन दोनों के दरमियान का फ़र्क एक इतना बोल्ड सिटायर था जो आखिर में
आज़ादी और इंसानियत पर एक इंतहाई ताकतवर तकरीर पर आकर ख़त्म होता है। लेकिन इस बोल्ड रिस्क के शदीद नताइज भी सामने आए। हाँ, द ग्रेट डिक्टेटर 1940 में एक बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर बनी, पर इसके साथ ही इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो गई। चैपलिन पर कम्युनिस्ट और गद्दार तक होने का लेबल लगाया गया। यूएस गवर्नमेंट ने इनके सियासी अकायद पर सख्त तहकीकात शुरू कर दी। मीडिया और हुकूमती सतह पर यह एक बहुत बड़ा बैकलैश था। हम यहाँ सिर्फ फैक्चुअली इन वाक़यात को देख रहे हैं जिनका उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। 5वां हिस्सा, जिलावतनी और शानदार वापसी। इस बढ़ती हुई सियासी टेंशन का आखिरी नतीजा बहुत दर्दनाक था। 1952 में वीज़ा की अचानक मनसूखी। मुझे अमेरिका की ज़रूरत नहीं, अमेरिका को मेरी ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, इन अल्फाज के पीछे कितनी बगावत और कितनी दिल शिकस्तगी छुपी है। एक ऐसा फनकार जिसने हॉलीवुड को बनाया, उसे अब वहां से दूर यूरोप, खुसूसन स्विट्ज़रलैंड में पूरे 20 साल की जिलावतनी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। ये वाकई उस फनकार का गुस्सा और उसका फ़ख्र दोनों को बयान करता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर चीज़ का बेहतरीन मरहम है। अप्रैल 1972 का वो जज्बाती लम्हा याद करें। एक 83 साल का सफ़ेद बालों वाला लेजेंड पूरे 2 अशरों बाद आहिस्ता आहिस्ता अकेडमी अवार्ड्स के स्टेज पर वापस कदम रखता है। वहां हर आंख में आंसू थे और उन्हें एक तारीखी और अजीम शान स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ये पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिडेम्पशन का लम्हा था, जहां आर्ट ने सब जख्म भर दिए। और उस स्टेज पर उन्होंने क्या कहा? इंतहाई सादा और मुख्तसर लफ्ज़, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सादगी ने, इस डीप ग्रैटिट्यूड ने पिछले कई सालों से चल रही सियासी तकसीम और गुस्से के चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। चैट का हिस्सा, एक लेजेंड की मीरास। आइए इस बेहतरीन सफ़र को यहाँ समेटते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी दिन कैसे गुजारे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल स्विट्ज़रलैंड में अपने ख़ानदान के साथ इंतहाई सुकून से गुजारे और 25 दिसंबर 1977 को हमसे रुखसत हो गए। लेकिन इस सफ़र को देखने के बाद मेरे जहन में बस एक ही अहम सवाल रह जाता है। अगर लंदन के एक वर्क हाउस का भूखा यतीम लड़का अपने आर्ट के ज़रिए आलमी कल्चर को बदल सकता है और बिना एक लफ्ज़ कहे दुनिया के सबसे ख़तरनाक डिक्टेटर्स को चैलेंज कर सकता है, तो सच में इंसानी सलाहियत की आखिर क्या हुदूद हैं? सोचने की बात है ना। इस हैरत अंगेज़ सफ़र में हमारे साथ शामिल